सर 12th के इकोनॉमिक के चैप्टर नंबर 1 में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा डिस्टिंग्विश बिटवीन है? कॉमर्स इकोनॉमिक का जो चैप्टर नंबर 1 है ना, जिसमें बोर्ड का फेवरेट और इम्पोर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है ना, वो है माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक। सर डिस्टिंग्विश बिटवीन के इतने बड़े बड़े पॉइंट्स है, वो तो याद रहते नहीं है, तो इसका कोई टेक्निक है क्या? डिस्टिंग्विश को याद करने के लिए जो भी बड़े बड़े पॉइंट्स होते हैं ना, उन बड़े बड़े पॉइंट्स को क्या करना है, एकदम सिंपल टेक्निक से कि एक पॉइंट जो है, जो भी बड़े बड़े पॉइंट्स है, उन बड़े बड़े पॉइंट्स को एक वर्ड में कन्वर्ट करना है। मतलब उसको पढ़ना है, उसको समझना है, और एक वर्ड ऐसा कोई तो रहेगा जो उस पॉइंट को डिफाइन करता रहेगा। ऐसे हर एक बड़े बड़े पॉइंट्स को वर्ड में कन्वर्ट करना है, जिससे 5-6 पॉइंट आराम से कवर हो जाते हैं, और 5-6 वर्ड ही आपको याद रखने पड़ते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन को एग्जाम में लिखते वक्त। तो ये सिंपल टेक्निक है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, अगर माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक का जो डिस्टिंग्विश है, जिसमें पहला जो पॉइंट आता है वो मीनिंग का पॉइंट आता है, जो सेकेंड पॉइंट आता है वो थेरी है, मेथड है, टेक्निक है। तो ऐसे अलग अलग पॉइंट बनाए जाते हैं, तो उस तरीके से हम लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन याद कर सकते हैं। अभी मैं तुम्हें जो माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक है, उसके जो मैंने 6 पॉइंट्स जो बड़े बड़े लगते हैं लोगों को, उसमें बस 6 वर्ड मैंने बनाए हैं, उसको बस याद रखना है, जिससे ये पूरा डिस्टिंग्विश बिटवीन याद हो जाएगा। ओके सर, तो वो 6 वर्ड कौन से हैं? जिसमें फर्स्ट वर्ड है मीनिंग का, सेकंड जो वर्ड है वो है स्टडी, थर्ड जो वर्ड है वो है मेथड, फोर्थ जो वर्ड है वो है एनालिसिस, और फिफ्थ वाला है जो है स्कोप, और जो लास्ट वाला है वो है थ्योरी। तो ये 6 वर्ड में सभी डिस्टिंग्विश के पॉइंट्स कवर हो जाते हैं मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक के। अच्छा, तो मैक्रो इकोनॉमिक एंड माइक्रो इकोनॉमिक के डिस्टिंग्विश बिटवीन याद रखने के लिए फर्स्ट वर्ड है मीनिंग। हाँ, फर्स्ट वर्ड है मीनिंग। अभी माइक्रो इकोनॉमिक का मीनिंग क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक एक इकोनॉमिक की ऐसी ब्रांच है जो टोटल इकोनॉमिक के अंदर आने वाले हर एक इंडिविजुअल स्मॉल इकोनॉमिक फैक्टर, या फिर जिसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं, उनकी स्टडी करता है। ये माइक्रो इकोनॉमिक का मीनिंग है। वही अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक की मीनिंग की बात करूँ, तो मैक्रो इकोनॉमिक का जो मीनिंग है वो क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक ये सेकेंड ब्रांच है इकोनॉमिक की, जहाँ पे हर एक टोटल जितने भी वेरिएबल्स, एग्रीगेट वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, टोटल इनकम, इन्फ्लेशन, इनकी एक साथ जो ब्रांच स्टडी करती है, उस ब्रांच को बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक। तो ये पहला वर्ड मीनिंग से कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक का मीनिंग बताना है और माइक्रो इकोनॉमिक का मीनिंग बताया डिस्टिंग्विश बिटवीन में। ओके सर, तो दूसरा वर्ड कौन सा है? दूसरा वर्ड अभी मीनिंग से ही मिलेगा। जैसे अब मैंने बताया मीनिंग के अंदर कि माइक्रो इकोनॉमिक ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक की जो स्टडी करती है, राइट। तो सेकेंड डिस्टिंग्विश बिटवीन का जो वर्ड है वो स्टडी है। यानी माइक्रो इकोनॉमिक का क्या कर रहा है, इकोनॉमी के अंदर आने वाले सभी इंडिविजुअल माइक्रो इकोनॉमिक यूनिट्स, जैसे कि इंडिविजुअल लेबर, कंज्यूमर, हाउस होल्ड, उस लेबर के वेजेस, एम्प्लॉई, सैलरी, ये सब इंडिविजुअल इकोनॉमिक फैक्टर और वेरिएबल्स है जो माइक्रो लेवल पे जो ब्रांच स्टडी कर रही है वो माइक्रो इकोनॉमिक की ब्रांच है। तो माइक्रो इकोनॉमिक किस स्टडी करती है इकोनॉमिक के हर एक इंडिविजुअल वेरिएबल्स का, ठीक है। वही अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक का डिस्टिंग्विश देखूंगा तो सेम कि माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक भी इकोनॉमिक के अंदर आने वाले सभी मैक्रो वेरिएबल्स मतलब टोटल उनको एक साथ लेकर जिनका स्टडी किया जाता है। जैसे कि मान लो टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल इनकम, टोटल इन्फ्लेशन पूरा इकोनॉमी का, तो ये सब मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक करता है। तो जो सेकंड वर्ड है जिससे डिस्टिंग्विश बिटवीन का पॉइंट क्लियर होता है वो है स्टडी, जिसमें से ये डिस्टिंग्विश बनता है। ओके सर, तो अभी तीसरा वर्ड है मेथड, तो वो डिस्टिंग्विश बिटवीन में कैसे पॉइंट बनेगा? तो मेथड जो वर्ड आया है, मालूम है, ये थर्ड वर्ड जो बना है ये एक्चुअली स्टडी से ही हुआ है, क्योंकि स्टडी में हमने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक हर एक इकोनॉमिक के इंडिविजुअल वेरिएबल्स की स्टडी करता है, वही मैक्रो इकोनॉमिक होल मतलब पूरे मैक्रो वेरिएबल्स की स्टडी करता है, राइट। तो ये जो स्टडी करते हैं मतलब क्या करते हैं कि जब टोटल इकोनॉमी के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को सेपरेटली लेके स्टडी किया जाता है, किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर, बराबर ना। यानी टोटल इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक लेबर, हाउस होल्ड, इनकम, कंज्यूमर, वेजेस, एम्प्लॉय, ये सब की स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, सेपरेटली लेकर, मतलब एंटायर इकोनॉमिक के अंदर सभी इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल को सेपरेट कर रहा है। यानी क्या कर रहा है, स्लाइस कर रहा है। यानी यहाँ से ही ये मेथड क्रिएट होती है कि माइक्रो इकोनॉमिक हमेशा इकोनॉमिक के अंदर वेरिएबल्स की स्टडी करने के लिए स्लाइसिंग मेथड का इस्तेमाल करेगा। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। अभी वही अगर मैक्रो इकोनॉमिक की बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक क्या कर रहा है कि टोटल एग्रीगेट यानी मैक्रो वेरिएबल्स की स्टडी करता है। यानी क्या करता है कि माइक्रो इकोनॉमिक की तरह इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल को सेपरेट नहीं करेगा, जितने भी टोटल एम्प्लॉई है
या टोटल एम्प्लॉयमेंट है, इनकी एक साथ स्टडी करेगा, बराबर ना। जो भी टोटल इनकम होती है हर एक इकोनॉमी के अंदर हर एक पर्सन की, वो हर एक पर्सन की इनकम की स्टडी नहीं करेगा, वो टोटल जितने भी लोग इंडिया के टोटल कितना इनकम कमा रहे उसकी स्टडी करेगा, यानी लमसम में स्टडी करेगा, बराबर ना। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमी क्या करता है, लंपिंग मेथड का इस्तेमाल करता है इकोनॉमिक के मैक्रो वेरिएबल्स को स्टडी करने के लिए। तो इसी तरह से मेथड जो माइक्रो इकोनॉमिक यूज कर रहा है वो स्लाइसिंग है, और मैक्रो इकोनॉमिक जो यूज कर रहा है वो लंपिंग है। तो इस तरीके से ये भी डिस्टिंग्विश का पॉइंट बन जाता है। हाँ बराबर सर। तो अभी आपने चौथा पॉइंट शायद एनालिसिस बोला होगा। हाँ, जो फोर्थ वर्ड है वो एनालिसिस है। और एनालिसिस क्या करता है कि माइक्रो इकोनॉमिक हर एक इकोनॉमिक के इंडिविजुअल वेरिएबल्स की एनालिसिस करता है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का इस्तेमाल करके। यानी क्या कि माइक्रो इकोनॉमिक ये नहीं देखेगा कि इकोनॉमिक के अंदर इन्वेस्टमेंट होने पर ही बिजनेसेस खड़े होते हैं, बिजनेसेस बिल्ड होते हैं, और उसी बिजनेसेस के अंदर प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड होता है एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिपेंड होता है इनकम, राइट, और इनकम के ऊपर डिपेंड होता है सेविंग। तो ये फंक्शनल रिलेशनशिप जो है इन्वेस्टमेंट से बिजनेस का एम्प्लॉयमेंट और इनकम से, तो ये फंक्शनल रिलेशनशिप के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करेगा नहीं, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक पार्शियल इक्विलिब्रियम का अप्रोच यूज़ कर रहा है। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस करना है, यानी क्या करना कि वो सिर्फ देखेगा कि इन्वेस्टमेंट या फिर इनकम या फिर एम्प्लॉयमेंट, बस एक ही इंडिविजुअल यूनिट को पार्शियली लेके स्टडी करेगा। वो बाकी का इंटरडिपेंडेंसी जो है एक दूसरे के ऊपर वो स्टडी नहीं करेगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक बेसिकली पार्शियल इक्विलिब्रियम का एनालिसिस करता है अपने हर एक इकोनॉमिक वेरिएबल्स को एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। अभी अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक की बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक पार्शियल इक्विलिब्रियम का एनालिसिस नहीं करता है। मैक्रो इकोनॉमिक यानी पूरे एंटायर मैक्रो वेरिएबल्स जो भी होंगे उन वेरिएबल्स को स्टडी करने के लिए जनरल इक्विलिब्रियम का एनालिसिस करेगा। जनरल इक्विलिब्रियम मतलब क्या कि मैक्रो इकोनॉमिक देखता है कि अगर इन्वेस्टमेंट हुआ, इकोनॉमी के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट हुआ तो ही बिजनेसेस खड़े होंगे, बिजनेसेस बनेंगे तो बिजनेसेस के अंदर प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होने के बाद एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, और एम्प्लॉयमेंट से इनकम जनरेट होगी। तो ये जो फंक्शनल रिलेशनशिप है इन्वेस्टमेंट का बिजनेस से, बिजनेस का एम्प्लॉयमेंट से, और एम्प्लॉयमेंट का इनकम से, ये फंक्शनल रिलेशनशिप और एक दूसरे के ऊपर जो इंटरडिपेंडेंसी है, इन सभी का मैक्रो इकोनॉमिक क्या करेगा, एनालिसिस करेगा, यानी इसे बोला जाता है जनरल एनालिसिस। तो मैक्रो इकोनॉमिक के मैक्रो वेरिएबल्स का एनालिसिस करने के लिए जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का इस्तेमाल करता है, और वही माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का इस्तेमाल करता है। अच्छा, तो एनालिसिस भी इस डिस्टिंग्विश बिटवीन का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिफ्थ वर्ड है ना, वो है स्कोप। अभी माइक्रो इकोनॉमिक का जो अगर स्कोप की बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक का स्कोप नैरो है और लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक जो उसके थ्योरी में जो स्कोप कवर कर रहा है, जो प्रोडक्ट के प्राइसिंग की थ्योरी कवर करता है, या फिर प्रोडक्ट बनाने वाले जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, इनकी जो प्राइस है, जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन प्राइसेस की थ्योरी को कवर करता है, या फिर ओवरऑल इकोनॉमिक वेलफेयर कैसे होता है इकोनॉमिक के अंदर, इतना ही पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक कवर करता है, या ये ब्रांच कवर करती है। वही अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक के साथ कंपैरिजन करूंगा तो माइक्रो इकोनॉमिक का स्कोप बहुत बड़ा है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक का स्कोप वाइड होने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ इनकम, थ्योरी ऑफ जनरल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मतलब कितने सारे ऐसे मैक्रो वेरिएबल्स है जिसमें जो सभी वेरिएबल्स क्या होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक कवर करता है। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक का जो स्कोप है वो माइक्रो इकोनॉमिक से थोड़ा वाइड है। तो ये जो पॉइंट बना है इसमें समझ में आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक का जो स्कोप है वो क्या है, बेसिकली नैरो है यानी छोटा है, और मैक्रो इकोनॉमिक का जो स्कोप है वो वाइड है। हाँ, यानी फिफ्थ वर्ड के एक्सप्लेनेशन से सिक्स्थ वर्ड बनेगा, और वो है थियरी, बराबर ना? हाँ, जो अभी मैंने जो स्कोप पॉइंट एक्सप्लेन किया ना, जिसमें मैंने बताया कि माइक्रो इकोनॉमी क्या करता है, कि माइक्रो इकोनॉमी का स्कोप लिमिटेड है, क्योंकि वो एक्चुअल में देखा जाएगा तो इकोनॉमिक वेरिएबल्स यानी जो भी प्रोडक्ट होते हैं उन प्रोडक्ट के प्राइस को स्टडी करता है, बराबर ना, या फिर प्रोडक्ट बनाने वाले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, उनके प्राइसेस यानी रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट, इनको स्टडी करता है। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक को प्राइस थ्योरी बोला जाता है। तो थ्योरी भी एक पॉइंट बन गया। अभी वही अगर मैक्रो इकोनॉमिक की बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक इनकम
जो है टोटल इनकम या टोटल एम्प्लॉयमेंट, इनकी स्टडी करता है, बराबर ना। या फिर मैक्रो इकोनॉमिक देखता है कि किस तरीके से इनकम के अंदर इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन होते हैं, या फिर एम्प्लॉयमेंट कम होती है, ज़्यादा होती है इकोनॉमी के अंदर, तो वो फ्लक्चुएशन क्यों होता है, इसके रीज़न भी मैक्रो इकोनॉमिक क्या करते हैं, ढूंढ के निकलता है। तो इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोला जाता है। तो थ्योरी में ये पॉइंट बन गया जो 6 पॉइंट है डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक।